हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और हम लोग चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। चोल साम्राज्य में हमने राजत्व का सिद्धांत, सैनिकों का प्रबंधन और प्रशासनिक स्थिति के बारे में पढ़ा था। आई होप आपने उसको अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसका जवाब दिया जाएगा। और अगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती या उससे आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा तो नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने सारे जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज जो बचे हुए पॉइंट्स हैं या आगे का जो है टॉपिक है उसे हम डिस्कस करेंगे चोल साम्राज्य के बारे में। उसके बाद आप लोगों को बाय मैप थोड़ा सा फिर से बताएंगे चोल साम्राज्य के बारे में और फिर जो है आज का क्लास ख़त्म करेंगे। तो आज का जो शुरुआत है वो न्याय व्यवस्था से हो रहा है। और न्याय व्यवस्था में क्या है तो सम्राट के न्याय को धर्मासन कहा जाता था, यानी कि जो सम्राट होते थे जहाँ से वो बैठ करके न्याय करते थे या जहाँ पे वो सुनवाई करते थे मुकदमों की, उसको धर्मासन कहा जाता था। इसके अलावा न्यायालय के पंडित को धर्म भट्ट कहा जाता था, यानी कि जिस पे बैठ के राजा करते थे सुनवाई वो धर्मासन, और उसका जो पंडित होता था यानी कि राजा की मदद के लिए जो वहाँ पे अधिकारी होते थे या व्यक्ति होते थे या जो न्यायाधीश होते थे उन्हें धर्म भट्ट कहा जाता था। क्योंकि पहले के जो न्याय दिए जाते थे वो धार्मिक पुस्तकों को पढ़ के दिए जाते थे या धार्मिक आधार पर दिए जाते थे, और उन धार्मिक पुस्तकों का जो ज्ञाता होता था वो पंडित वर्ग होता था या पुरोहित होता था। तो ये लोग राजा की मदद करते थे कि कौन से जो है सज़ा के लिए कौन सी गलती के लिए कौन सी सज़ा देनी चाहिए। तो इसके लिए जो मदद करता होते थे पंडित होते थे, और ये पंडित क्या कहलाते थे? धर्म भट्ट कहलाते थे। दंड में आर्थिक के साथ मृत्यु दंड भी दिया जाता था, यानी कि चोल साम्राज्य में भी मौर्य साम्राज्य की तरह आर्थिक दंड भी दिए जाते थे। यानी कि अगर जो गलती है वो छोटी है तो वहाँ पे जो विपक्षी है यानी कि जिसने आपके खिलाफ कंप्लेन किया है आप उसको पैसे दे करके उसको मना सकते हैं या उसको पैसे दे करके उसकी मदद कर सकते हैं, और अगर वो अपना मुकदमा वापस ले लेता है या मान जाता है तो आपको सज़ा आर्थिक रूप में दी जाएगी। लेकिन अगर जो अपराध है वो जघन्य है या बड़ा अपराध किया है व्यक्ति ने तो उसे मृत्यु दंड भी दिया जाता था। तो चोल साम्राज्य में भी इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। आगे है राज दंड दिया जाता था, और मृत्यु दंड के साथ ही अपराधी को राजद्रोह का अपराध सबसे भयंकर होता था, यानी कि आर्थिक रूप में भी दंड दिया जाता था और मृत्यु दंड भी दिया जाता था। और सभी अपराधों में सबसे जो भयंकर होता था या जो खतरनाक होता था वो राजद्रोह होता था, यानी कि अपने जो राज्य है या जो राजा है उसके खिलाफ षड्यंत्र करना या विदेशी या जो उनके विपक्षी हैं या उनके जो शत्रु राजा हैं उनकी मदद करना राजद्रोह कहलाता था। और इसे उस समय सबसे ज़्यादा जघन्य अपराध माना जाता था और इसकी जो सज़ा होती थी वो बहुत भयंकर होती थी। यहाँ पे व्यक्ति को मृत्यु दंड तो दिया ही जाता था, साथ ही साथ उसकी पूरी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाता था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो फिर उसके परिवार को भी उसका दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसकी संपत्ति को अगर जब्त कर लिया जाएगा तो बाकी लोग एक तरीके से कहिए कि देश निकाला जैसे हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास जब कोई संपत्ति नहीं होगी तो वो कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे जो राजद्रोह का दंड है ये सबसे खतरनाक दंड है चोल साम्राज्य में। वही यहाँ पे दिया है कि अपराधी की संपत्ति भी जब्त कर ली जाती थी। स्थानीय स्वायत्त शासन, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है चोल साम्राज्य का। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है कि स्थानीय स्वशासन किस साम्राज्य का सबसे व्यवस्थित था, तो ये चोल साम्राज्य का स्थानीय स्वशासन सबसे ज़्यादा व्यवस्थित है। चोलकालीन प्रशासन की मुख्य विशेषताएं थी, इसके ग्रामीण स्तर पर पूर्ण स्वायत्त शासन था, यानी कि यही इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि जो स्वायत्त शासन है या जो स्थानीय स्तर का जो शासन है ये पूर्ण रूप से स्वायत्त था। यानी कि जो ग्राम का मुखिया है वो अपने यहाँ का चाहे भू राजस्व संबंधी चीज़ें हो उसका भी निर्धारण करता था, उसको एकत्र करके राजकोष में जमा करता था। अगर कोई वाद विवाद होता था तो उसमें जो है न्यायाधीश के रूप में निर्णय भी देता था। इसके अलावा वहाँ का प्रशासनिक चाहे वो सुरक्षा की बात हो चाहे दूसरी चीज़ें हो, ये सारे जो होते थे ग्रामीण स्तर के जो अधिकारी यानी कि जो मुखिया होता था या जो ग्राम पंचायत होती थी उसके अधिकार में होता था। तो ग्राम प्रशासन अपने आप में स्वायत्त था, यानी कि अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था, उसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं था। तो अपने आप में एक छोटी सी और स्वायत्त जो है इकाई है, और इस तरह की जो व्यवस्था है ये चोल साम्राज्य में देखने को मिलता है। हालांकि इस व्यवस्था की जो शुरुआत है
ये पल्लव और पांड्य काल से ही हो गया था, वहाँ पे इसका जो है स्वरूप देखने को मिलता है। लेकिन एक बड़े पैमाने पे, विस्तृत पैमाने पे और व्यवस्थित रूप से ये जो व्यवस्था है ये चोल साम्राज्य में देखने को मिलता है। इसीलिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दक्षिण का कौन सा राजवंश था जहाँ पे स्थानीय स्वशासन मजबूत था या जो स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है, तो ये चोल साम्राज्य था। और क्या है इसकी विशेषताएँ? यह परंपरा पांड्य और चोल काल में पहले से, यानी कि यहाँ पे पांड्य और देखेंगे आप, यहाँ पे पांड्य और पल्लव है, पांड्य और पल्लव काल से ही देखने को मिल जाता है। लेकिन चोल काल में यह बहुत ज़्यादा विकसित हो गई थी। लेकिन ये आप देखेंगे चोल काल में बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है या डेवलप हो गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे गांव के प्रकार, यानी कि जो स्थानीय स्वशासन है इसमें भी गांव के प्रकार हैं। और इसमें जो पहला गांव का प्रकार है ये ब्रह्मदेय है। ब्रह्मदेय गांव क्या होता है पहले के क्लासेस में हम लोग डिस्कस किए हैं, एक बार फिर से बता देते हैं बच्चों, एग्जाम में आता है कूट में मिलाने के लिए। तो ब्रह्मदेय गांव यानी कि ब्रह्म मीन्स ब्राह्मण, और ब्राह्मणों को अपनी आजीविका चलाने के लिए जो भी राजा के द्वारा उनको भूमि दी जाती थी अनुदान के रूप में या दान के रूप में, उसी को ब्रह्मदेय गांव कहा जाता था। यानी कि उनको कुछ गांव दे दिया जाता था और कहा जाता था उससे जो भी इनकम होगा उससे आप अपना जीविकोपार्जन करेंगे या आपका जो अध्ययन अध्यापन या दूसरे काम है धार्मिक काम वो पूरा करेंगे। तो ऐसे गांव को जो ब्राह्मणों को दान में दे दिया जाता था उसे ब्रह्मदेय गांव कहा जाता था। इसके अलावा देवदान गांव, ऐसे गांव जो देवालयों को यानी कि मंदिरों को या देवताओं के रूप में या उन्हीं के मतलब जो है समर्पित कर दिया जाता था, उनको दान दे दिया जाता था, जिससे मंदिरों के जो खर्चे हैं वो पूरा हो सके, साफ़ सफाई, उसकी सुरक्षा, उसका निर्माण कार्य, प्रसाद और इन सारी चीज़ों का जो काम है वो पूरा हो सके। उसके लिए मंदिरों को बहुत सारे गांव दान में दे दिए जाते थे और वहाँ से जो भी भू राजस्व या इनकम होता था उससे मंदिर अपना जो है सारा काम करता था और ऐसे गांव को देवदान कहा जाता था। ब्रह्मदेय गांव और देवदान जो गांव होते थे यहाँ से राजा का कोई इनकम नहीं होता था या राजा वहाँ से बिल्कुल भी टैक्स वसूल नहीं करता था। वो जो भी इनकम होता था वहाँ के लोगों को, यानी कि अगर देवालयों को दिया गया है तो देवालयों का काम चलता था, अगर ब्राह्मण को दिया गया तो ब्राह्मणों का काम चलता था। आगे है बच्चों उर क्या है, ये भी गांव है, तीसरे प्रकार का गांव उर। ये साधारण गांव होता था, या कहिए कि उर जो है ये साधारण गांव में इसके नाम की संस्था होती थी, उर नामक संस्था होती थी। वहाँ पे गांव को भी उर कहा जाता था, लेकिन उर में या गांव में एक महत्वपूर्ण संस्था होती थी जिसे उर कहा जाता था, यानी कि उस संस्था को भी उर कहा जाता था। और उर का कार्य क्या था कि समिति को, जिसको आलुंगवन या आलुंगड़म अथवा गणम कहा जाता था, यानी कि ये जो उर होता था ये इसकी जो कार्य समिति होती थी उसको आलुंगड़म या गणम कहा जाता था। यानी कि उर क्या है, साधारण गांव है, या सही भाषा में कहें तो साधारण गांव में उर नामक संस्था होती थी और उन संस्थाओं में समितियां होती थी और वो समितियां ही उर का प्रशासन देखती थी या गांव का प्रशासन देखती थी। और ये लोग जो होते थे इन समितियों को क्या कहा जाता था, तो आलुंगड़म या गणम कहा जाता था। सभा और महासभा भी होता था, यानी कि ब्रह्मदेय अथवा अग्रहार गांव में सभा नामक संस्था होती थी। यानी कि जो गांव है उर में आप देख रहे हैं साधारण व्यक्तियों का गांव है और यहाँ पे उर नामक संस्था है। लेकिन जो सभा और महासभा है ये क्या है, तो जो ब्रह्मदेय गांव ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था वहाँ का प्रशासन देखने के लिए भी समिति या सभा बनाई जाती थी, इसी को सभा या महासभा कहा जाता था। ये संस्थाएं होती थी। ऐसे गांव को मंगलम भी कहा जाता था, यानी कि वो ब्रह्मदेय गांव जहाँ पे ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था और जिससे खर्चा ब्राह्मणों का चलता था, वहाँ का जो प्रशासन है वो सभा देखती थी। ऐसे गांव को मंगलम भी कहा जाता था। सभा मुख्यतः अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, यानी कि सभा की भी समिति होती थी। और समिति मीन्स क्या होता है, कई लोगों से मिला हुआ संगठन या कई लोगों से बना हुआ संघ, उसी को समिति कहा जाता है, यानी कि इसमें बहुत सारे लोग होते थे। तो सभा की भी अपनी समिति थी, उर की भी अपनी समिति थी। उर जो है ये साधारण गांव का समिति है, सभा जो है ये ब्रह्मदेय गांव का समिति है जो कि वहाँ का प्रशासन देखती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सभा मुख्यतः अपने समितियों के द्वारा कार्य करती है जो वरीयम कहलाती है, यानी कि यहाँ का जो सभा है ये क्या कहलाता है या जो समिति है ये क्या कहलाता है, तो ये वरीयम। यहाँ की समिति आलुंगड़म या गणम और ब्रह्मदेव गांव की जो समिति है
उसको वरियम कहा जाता था और इसके जो सदस्य होते थे उनको वरियर कहा जाता था। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे कि जो सभा है ये ब्रह्मदेव गांव का संगठन है या समिति के रूप में काम करती है, यानी कि समिति के द्वारा काम करती है और ये समिति वरियम कहलाता है। इन समितियों के जो सदस्य हैं वो वरियर कहलाते हैं। इम्पॉर्टेंट है। आगे है महासभा को पेरुगुर कहा जाता है और इसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ये महासभा है और ये भी कंट्रोल करती है इस तरह के गांव के, चाहे वो ब्रह्म देय गांव हो या ग्रहार गांव हो या देवदान के रूप में दिए गए गांव हो, इन सब को ये लोग कंट्रोल करते हैं, महासभा भी। और इसके आप देख रहे हैं कि महासभा को पेरुगुर कहा जाता था और इसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था और इनका जो समिति होता था उसे पेरुमक्कल वरियर कहा जाता था। पेरुमक्कल वरियर यानी कि समिति है और उसका जो काम करने वाला है उसे भी वरियर कहा जाता था। तो ये गांव हैं, गांव के प्रकार हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए सभाएं हैं और उसमें सभाओं में मैंने आपको बताया कि साधारण गांव में उर है, ब्रह्मदेव गांव में सभा है। इसके अलावा और जो गांव है वहाँ पे महासभा कंट्रोल कर रही है। तो ये सारे लोग वहाँ के प्रशासन को देख रहे हैं, वहाँ की चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट जो है प्रमुख समितियाँ, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि उस समय जो उद्यान है, उपवन है, उसको देखने वाले समिति को क्या कहते थे, या जो सिंचाई समिति थी उसको क्या कहते थे चोल काल में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ये मोस्टली बच्चों को क्लियर ही नहीं रहता है, क्योंकि इसको ना तो कोई टीचर जल्दी बताता है और ना ही बच्चों का यहाँ ध्यान जाता है और एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रमुख समितियाँ हैं। पहला जो समिति है ये क्या है, लोटावरियम। और लोटावरियम क्या है, ये उपवन समिति है, यानी कि जो बाग बगीचों का, जो पेड़ पौधों को लगाने का, उनकी सुरक्षा करने का, फल उद्यान, इस तरह के जो उद्यान होते हैं उनका जो देखभाल करता है वो लोटावरियम है। एनवरियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनवरियम क्या है, ये सिंचाई समिति है, यानी कि जो सिंचाई का प्रबंधन करता है। भू राजस्व आप जान रहे सबसे बड़ा स्रोत है और उसके लिए भूमि में कृषि करना पड़ेगा और कृषि में सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो सिंचाई विभाग का जो अधिकारी है या जो समिति है उसको क्या कहा जाता है, एनवरियम। ये चोल काल के शब्द हैं। नेक्स्ट जो है ये है पंचभार। पंचभार क्या है, तो ये झगड़ों का निपटारा करने वाला समिति है। पंचमीस आप जानते हैं कि पंचमीस जो गांव के लोग होते हैं वो लोग, यानी कि और उनका भार जिस पर हो वो कौन है, वो पंचभार है और ये क्या करता है, तरह तरह के झगड़ों का निपटारा करता है। ये समिति भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे पोन्नवरियम, जो चौथा है ये पोन्नवरियम है और ये क्या है, स्वर्ण समिति, यानी कि आप देखेंगे जो सोने वगैरह की खानें हुआ करती थी, जहाँ से सोना निकलता था, उस सोने को निकालना, फिर साम्राज्य में उसका सिक्के के रूप में ढलाई होता था, फिर गहनों के रूप में ढलाई होता था, उसके बर्तन भी बनाए जाते थे पहले के ज़माने में। तो इन जो सोने की खानें होती थी, इन सब का निरीक्षण करने वाला या इस पर नियंत्रण करने वाला कि क्या होगा, कैसे निकलेगा, कहाँ जाएगा और उसका क्या बनेगा, इन सारी चीज़ों का जो निरीक्षण करने वाली होती थी उस समिति का नाम पोन्नवरियम था। और जो आपका लास्ट है पांचवा समिति, ये है उदासिक वरियम। उदासिक वरियम, उदासिक मतलब मैंने आपको बताया भी था कि सन्यासी को उदासिक कहा जाता है। तो ये उदासिक वरियम है और ये क्या है, सन्यासियों एवं विदेशियों को देखने वाला है, उनके ऊपर नियंत्रण रखने वाला। यानी कि इसमें जो समिति बनाई जाती थी उदासिक वरियम, ये सन्यासियों को, साधु संतों के ऊपर भी नियंत्रण रखती थी या देखती थी कि ये क्या कर रहे हैं। इसके अलावा ये विदेशियों के आवागमन पर भी नियंत्रण रखती थी या कंट्रोल रखती थी या ध्यान देती थी। तो ये समिति भी है उदासिक वरियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 समितियां हैं जिनके माध्यम से जो चोल शासक हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर कंट्रोल रखते थे या उन पर निगरानी रखते थे या उनके कार्य का संचालन किया करते थे। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे है ग्राम सभा की बैठकें। ग्राम सभा की बैठकें मंदिर या मंडप में होता था। मंडप आप जानते हैं मंदिर का एक भाग होता था जो बड़े हाल के आकार का होता था या बड़ा हाल नुमा जो है आकृति बनाई जाती थी। दक्षिण के मंदिरों में मंडप एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें आप देखते हैं रंग महल भी होता है, मंडप भी होता है, गर्भगृह भी होता है।
तो यहाँ पे मंडप बनाया जाता था। मंडप मीन्स जहाँ पे जो देवता होते हैं उनका शादी ब्याह किया जाता है और वहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग इकट्ठा होते हैं और अगर किसी जो है वाद विवाद का निपटारा करना होता है तो भी मंदिर के अंदर जो मंडप होते हैं लोग वहाँ बैठ करके सभाएं किया करते थे या डिस्कस किया करते थे और ये मंदिर काफ़ी भव्य होते थे और उनका जो मंडप होता था ये मंदिर का सबसे बड़ा भाग हुआ करता था और ये चीज़ दक्षिण के मंदिरों में देखने को मिलता है। तो दक्षिण के जो मंदिर हैं ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो बैठकें होती थी इन्हीं मंदिरों और मंडपों पे होती थी, क्योंकि एक साइकोलॉजी भी होता है कि भगवान के घर में या भगवान के मंदिर में कोई झूठ नहीं बोल सकता या जो भी बोलेगा वो सच बोलेगा। तो वहाँ पे एक दबाव भी होता है, एक ऐसी मनोदशा बन जाती है कि वहाँ पे इंसान गलत नहीं कर सकता या गलत नहीं बोल सकता या गलत निर्णय नहीं आएगा या लोग झूठ बोल करके बचने का प्रयास नहीं करेंगे। तो मोस्टली जो इस तरह की बैठकें किए जाते थे वो उन्हीं मंदिरों में या मंदिरों के मंडपों में किए जाते थे ताकि लोग वहाँ पे सच्चाई के साथ अपनी बातों को रखें। तो इम्पॉर्टेंट है, यहीं पे लोग अपनी बैठकें करते थे ग्राम सभाएं के लोग और ये महास्थान कहलाता था। महास्थान यानी कि बड़ा स्थान, प्रसिद्ध स्थान जहाँ से सारे निर्णय लिए जाते थे, चाहे वो झगड़ों का हो या ग्राम प्रशासन या गांव सभा के लिए कोई कार्य, बड़ा कार्य किया जाना हो तो वहाँ पे बैठकें बुलाई जाती थी या बैठकें होती थी जहाँ पे इस तरह के निर्णय लिए जाते थे। आगे है बच्चों समिति के सदस्य हेतु योग्यता, यानी कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी समितियां बनी हुई हैं। यहाँ पे आपने देखा उपवन समिति है, सिंचाई समिति है, झगड़ा निपटान समिति है, स्वर्ण समिति है, सन्यासी विदेशियों की समिति है। आपने देखा कि ब्रह्मदेव गांव की समिति है, देवदान गांव की समिति है, उर गांव की समिति है। समितियों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है नियुक्ति किया गया है या बनाया गया है। तो इन समितियों में बहुत सारे लोग होते थे या बहुत सारे लोगों को चुन करके समितियों में जो है नियुक्त किया जाता था। जैसे वर्तमान में भी आप देखेंगे हमारे यहाँ प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है, इस तरह से साधारण समिति, बहुत सारी समितियां बनाई जाती हैं और उसमें बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं अपने अपने क्षेत्र के और वो अपना रिपोर्ट सौंपते हैं और सरकार उस रिपोर्ट को जो है देखते हुए फिर आगे का निर्णय लेती है या वर्क करती है। ऐसी समितियां राजा बनाया करते थे जो चोल साम्राज्य के थे और उन्हीं के आधार पर वो वर्क किया करते थे। तो इन समितियों में शामिल होने के लिए कुछ योग्यताएं और कुछ अयोग्यताएं भी हुआ करती थी। जैसे वर्तमान में भी है कि अगर आपको राज्यसभा का या किसी भी सदन का सदस्य बनना है तो आपको 6 महीने के अंदर किसी न किसी सीट से मतलब जो है चुन करके आना होगा। तो यहाँ पे क्या योग्यताएं दी रहती कि इतना उम्र होना चाहिए, इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ऐसे ही उस समय के समितियों के जो सदस्य हैं वो इतना बेहतरीन उनका चुनाव होता था या इतना बेहतरीन उनका क्वालिफिकेशन देखा जाता था कि अगर वो सारी चीज़ों को कोई क्राइटेरिया को पार कर लेता है तो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति बहुत समझदार, बहुत टैलेंटेड या बहुत अच्छा रहता होगा। मोस्टली ही अपवादिक रूप में कोई गलत व्यक्ति चुन के जाता रहा होगा। नहीं तो जिस तरह का यहाँ पे चुनाव के मानक है, बहुत ही बेहतरीन मानक बनाए गए थे समितियों के सदस्यत्व के योग्यता और अयोग्यता के। तो देख लेते हैं बच्चों समय के सदस्य के अंदर कौन सी योग्यताएँ होनी चाहिए थी। तो पहली योग्यता है 35 से 70 वर्ष के मध्य उसकी आयु हो। जाहिर सी बात है 35 से 70 वर्ष के मध्य वही लोग आते हैं जो मेच्योर हो जाते हैं या जो समझदार हो जाते हैं। समाज में ऐसे लोगों को मेच्योर पर्सनालिटी समझा जाता है। इसके पहले का जो होता है वो बचपने में होता है, 70 के बाद तो व्यक्ति बूढ़ा हो जाया करता था। उस समय उतना जो है सक्रिय उसका दिमाग, उसका शरीर नहीं रह जाता था। तो यहाँ पे जो व्यक्ति समिति का सदस्य बनता था वो 35 से 70 के मध्य होना चाहिए आयु उसका। इसके अलावा 1.5 एकड़ भूमि हो उसके पास, यानी कि ऐसा ना हो उसके पास भूमि ही नहीं है, गरीब इंसान है और बाद में समिति का सदस्य बनने के बाद वो अपने लिए ज़मीन या ऐसी चीज़ें इकट्ठा करने की कोशिश करे। यानी कि जो भी व्यक्ति हो समृद्ध हो ताकि ज़रूरत पड़ने पे मदद भी कर सके किसी का, या ये ना सोचे कि पहले हम अपना व्यवस्था कर लेंगे उसके बाद आगे लोगों के लिए काम करेंगे। तो उसके पास कम से कम 1.5 एकड़ ज़मीन हो तो वो समिति का सदस्य बन सकता है। पहला वो 35 से 70 वर्ष के आयु का हो, इस बीच में ये उसके पास 1.5 एकड़ ज़मीन हो। इसके अलावा एक वेद यानी कि कोई भी एक वेद तथा भाष्य का ज्ञाता हो। भाष्य मीन्स होता है कि जैसे वेदों पर ही अगर कोई टीका टिप्पणी लिखता है या उसका और आसान भाषा में अनुवाद करता है तो उसी को भाष्य कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो व्यक्ति बनेगा सदस्य समिति का उसे एक वेद और भाष्य का ज्ञान हो। यानी कि जो ऐसी धार्मिक पुस्तकें पढ़ेगा, ऐसी चीज़ों का ज्ञान रखेगा तो जाहिर सी बात है उसकी जो सोच होगी वो काफ़ी उच्च होगी, काफ़ी अच्छी होगी, उसके अंदर बुरे विचार नहीं आएंगे या वो निर्णय लेने में निष्पक्ष होगा और सही निर्णय देगा। तो इसके अंदर ये क्वालिटी भी होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास निजी आवास हो, वही सदस्य बन सकता है।
यानी कि उसके पास अपना खुद का घर भी हो। ये ना हो कि उसके पास घर ही नहीं है, उसके पास ज़मीन नहीं है, उसका आयु बहुत कम है और उसने बहुत ज़्यादा चीज़ों का अध्ययन नहीं किया, यानी कि मैच्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पे इतनी क्वालिटी किसी के अंदर अगर है तो सदस्य बनता है। यानी कि 35 से 70 के बीच आयु हो, उसके पास 1.5 एकड़ ज़मीन हो, उसको एक वेद और भाष्य का ज्ञान हो और उसके पास अपना निजी मकान हो, यानी कि उसके अंदर भ्रष्टाचार आने की संभावनाएं कम हो, उसका जो सोच हो आध्यात्मिक हो यानी कि उच्च हो, उसके अंदर मैच्योरिटी हो और उसके पास अपना संपत्ति भी हो। तो ऐसे लोगों को ही समिति का सदस्य चुना जाता था। सोचे कितना बढ़िया, हर क्षेत्र का उनको ज्ञान, ये नहीं कि सिर्फ एज ही हो गया तो हो सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ें एक इंसान को अच्छा बनाती हैं, बेहतर बनाती हैं, दृढ़ निश्चयी बनाती हैं या आत्म निर्भर बनाती हैं, वो सारे क्वालिटीज़ इन सदस्यों के अंदर देखने को मिलता है या देखा जाता था। अब ये आपने देखा योग्यताएं, अब हम देखेंगे अयोग्यताएं, यानी कि कौन सी चीज़ें हैं अगर वो नहीं हैं तो वो सदस्य नहीं बन सकता इन समितियों का। तो आप देखेंगे पहला तो है, फर्स्ट है कि 3 वर्ष से अधिक समय तक समिति का सदस्य रहा हो। अगर वो 3 वर्ष से ज़्यादा समय तक किसी समिति का सदस्य है तो दोबारा समिति का सदस्य नहीं बन सकता। यानी कि अगर बहुत दिनों तक रहेगा तो उसका बहुत ज़्यादा पकड़ या जान पहचान हो जाएगी, तो वो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। तो 2 से 3 साल तक अगर कोई समिति का सदस्य रहा है तो दोबारा वो सदस्य नहीं बन सकता। इसके अलावा आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया हो, अगर उसने आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया है, यानी कि उसका खर्च कितना है, उसका इनकम कितना है, तो भी वो सदस्य नहीं बन सकता। यानी कि उसका जो भी चीज़ें हैं वो सारी पारदर्शी होनी चाहिए। उसका इनकम कितना है, उसका व्यय कितना है, यानी कि आय के आने के स्रोत और जाने के जो स्रोत हैं वो सब पता होना चाहिए, ताकि वो भ्रष्टाचार बिल्कुल भी ना कर सके। ये ना कहे कि नहीं हमारा पहले से ही इतना इनकम था और राजा के दिए गए पैसे को जो है वो जब्त कर जाए या हजम कर जाए। तो वहाँ पे आय व्यय का ब्यौरा देना होता था, अगर नहीं दिया है तो वो अयोग्य है। इसके अलावा चोरी करने के अपराध तथा अन्य पाप कार्यों में लिप्त अगर है तो उसे क्या कहा जाएगा, वो अयोग्य मान लिया जाएगा। अगर उसने चोरी करने का अपराध किया है या अगर पहले से किया है तो भी सदस्य नहीं बन सकता, और सदस्यता के दरमियान किया तब तो फिर वो तो किसी कीमत पे नहीं बन सकता। और कोई पाप ना किया हो, ऐसा ना हो कि किसी की हत्या की हो या कोई मतलब ऐसा काम किया हो जो कि नहीं करना चाहिए धार्मिक दृष्टिकोण से। तो ये आप देखेंगे 4 अयोग्यताएँ हैं किसी भी सदस्य के लिए। अगर इस तरह की उसके अंदर कमियां पाई जाती हैं तो सदस्य नहीं बन सकता। और यहाँ पे आपने देखा कि 4 योग्यताएं हैं, अगर ये सारी क्वालिटी को कोई पूरा करता है तो सदस्य बन सकता है। बहुत ही बेहतरीन मानक थे जो कि वर्तमान में जो है अगर देखा जाए तो इस तरह के मानक नहीं हैं जो उस समय के थे। आगे है बच्चों, सभा में अक्सर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता था, यानी कि सभाओं में ज़्यादातर जो निर्णय होते थे वो सर्वसम्मति से ही लिया जाता था और ग्राम सभा को राज्य के सारे अधिकार प्राप्त होते थे। यानी कि जो भी अधिकार राज्य को मिलता है, प्रशासन का, न्याय का, ये सारे अधिकार जो हैं वो किसे प्राप्त है, वो यहाँ के ग्राम सभाओं को दिया गया है। और जो भी निर्णय होता था वो मोस्टली सर्वसम्मति से लिया जाता था। यानी कि जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ सर्वसम्मति से होगा तो उसमें अच्छा ही निर्णय लिया जाएगा। यानी कि अगर कुछ व्यक्ति भी विरोध करते हैं तो वो निर्णय मान्य नहीं होगा। तो बिल्कुल ये सोचने वाली बात है कि बिल्कुल सही निर्णय लिए जाते रहे होंगे उस समय, और इनको सारे अधिकार प्राप्त है। ये न्याय का भी कार्य करते थे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके पास बैंक भी होते थे या इनका अपना बैंक भी होता था। और ये क्या होता था, तथा ये क्या करते थे, धन को यानी कि पैसे को, भूमि को यानी कि लैंड को, तथा धान्य को यानी कि अनाज को भी अपने पास जमा करते थे। यानी कि अगर किसी के पास पैसा है तो वहाँ पैसे को जमा कर सकता है, किसी के पास अनाज है तो अनाज को जमा कर सकता है, कोई अपनी ज़मीन वहाँ पे जमा करना चाहता है या गिरवी रखना चाहता है तो वो भी रख सकता है। तो ये बैंक के रूप में भी ग्राम सभाएं काम करती थी और वो धन, भूमि और धान्य यानी कि पैसा, ज़मीन और अनाज के रूप में अपने पास जमाए रखती थी या जमा करती थी। इसके अलावा जो है गांव की सभी अक्षय निधियां ग्राम सभा के अधीन होती थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अक्षय निधियां मीन्स क्या होता है कि जो संपत्ति या जो निधि क्षय नहीं होता, जैसे भूमि, जैसे भवन, जैसे पेड़ पौधे, यानी कि ऐसी चीज़ें जो लॉन्ग टाइम तक रहती हैं, जो जल्दी ख़त्म नहीं होती, जल्दी उनका क्षरण नहीं होता, जैसे जलाशय,
ये सब क्या है, इन पर ग्राम सभा का नियंत्रण होता था। यानी कि ग्राम सभा अगर चाहे तो किसी को भी रोक सकती है उसे यूज़ करने के लिए, अगर किसी को चाहे तो ज़मीन दे सकती है, उसे जलाशय का उपयोग करने की अनुमति दे सकती है, उसे बागान का काम दे सकती है, या मतलब ये सारे अधिकार अच्छे निधियाँ जो है, यानी कि जो जल्दी क्षरण नहीं होता, जिनका ऐसी निधि ऐसी संपत्ति, उस पर ग्राम सभा का ही अधिकार होता था। आगे है बच्चों, यह मंदिरों, शिक्षण संस्थाओं तथा दान गृहों का भी प्रबंधन चलाती थी। यानी कि जो ग्राम सभाएं होती थी ये किसका किसका प्रबंधन करती थी, मंदिरों का, यानी कि जितने भी मंदिर होंगे उन सब का प्रबंधन ग्राम सभाएं करेंगी। जितने भी शिक्षण संस्थान होंगे यानी कि विद्यालय होंगे उनका भी प्रबंधन ये ग्राम सभाएं ही किया करती थी। इसके अलावा जितने भी दान गृह हुआ करते थे उस समय, जो भी दान देने का काम करती थी, उन पर भी नियंत्रण या उनका भी संचालन ग्राम सभाएं ही करती थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। बहुत ही बढ़िया जो है व्यवस्था है, बिल्कुल स्वायत्त है ग्राम प्रशासन, हर क्षेत्र में उसका अधिकार है, वो जो चाहे काम करने के लिए स्वतंत्र है। छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक का जो काम है वो ग्राम स्तर पे किया जाता था। इसीलिए चोल काल का जो ग्राम प्रशासन है या स्थानीय प्रशासन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ऐसा गांव जहां व्यापारी निवास करते थे वह नगरम कहलाता था या नगरम नामक संस्था के अधीन होती थी, या वहाँ पे नगरम नामक संस्था गठित की जाती थी। यानी कि हर जगह संस्था है, हर जगह समिति है, अलग अलग तरह की जो वहाँ को कंट्रोल करती हैं। जैसे अगर व्यापारियों का गांव है तो जाहिर सी बात है आधुनिक होगा, थोड़ा वहाँ पे व्यवस्थाएं होंगी, तो उसे नगरम कहा जाता था, या वहाँ पे नगरम नामक संस्था होती थी, या वहाँ के लिए नगरम नामक संस्था का गठन किया जाता था जो व्यापारियों के गांव के ऊपर कंट्रोल रखती थी या व्यापारियों के गांव का प्रबंधन करती थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, नगरम क्या है, तो व्यापारियों के गांव का नियंत्रण या कंट्रोल या वहाँ की देखभाल करने वाली जो संस्था होती थी वो नगरम कहलाती थी। नगरों में व्यापारियों की अपनी संस्था थी जिसे मणिग्रामम कहा जाता था। ये तो गांव हो गया, ऐसा गांव जहाँ पे व्यापारी निवास करते हैं, वहाँ पे जो संस्था है ये नगरम है। लेकिन अगर व्यापारी नगर में निवास करता है और नगरों में जो व्यापारियों की संस्था है वो संस्था क्या कहलाएगी, उसको कहा जाएगा मणिग्रामम तथा वाल नजियर या वालंजियर, कहीं कहीं दिया रहता है वालंजियर। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों ये वर्ड्स, वालंजियर कहिए, वाल नजियर कहिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर व्यापारी गांव का निवासी है, गांव में निवास करता है, तो उस पर जो संस्था कंट्रोल करेगी वो नगरम है। अगर वो नगर में निवास कर रहा है तो उसको जो कंट्रोल करने वाली संस्था है वो मणिग्रामम है या वालंजियर है, मणिग्रामम या वालंजियर। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चे, आप देख रहे हैं कैसे कैसे छोटे छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक का जो कार्यभार है वो अलग अलग समितियां देख रही हैं, अलग अलग विभागों के लिए समितियां बनाई गई हैं। ग्राम स्तर पर कितना ज़्यादा स्वायत्तता है, कितनी बेहतरीन तरीके से वर्क किया जाता था चोल साम्राज्य में। इतना बारीकी से अध्ययन करने के बाद आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि साउथ में भी ऐसे जो है प्रशासन किया जाता था, और ये करके चोल शासकों ने दिखाया है। अभी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, उसको हम आगे के क्रम में डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अभी हम एक बार मैप पे नज़र डालेंगे, एक बार फिर से आप लोगों को इनके बारे में बताएंगे ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल जो है याद हो जाए। हमने डिस्कस किया था बच्चों कि यहाँ पे एक पतला सकरा जो है राज्य था, इसको कहा जाता था, आपको पता है कि ये केरल राज या केरल पुत्र था। वर्तमान में भी केरल कुछ इसी तरह का है। उस समय यहाँ पे शासन करने वाले केरल पुत्र, या मौर्य काल में आपने देखा था इनको सतीय पुत्र भी कहा जाता था। और इसके अलावा जो सबसे फेमस नाम है इनका वो चेर है, चेर। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा था कि एक और साम्राज्य था, ये पांड्य था, पांड्य। और इसके ऊपर हमने देखा था जो साम्राज्य था वो चोलों का था, चोल। और इधर जो था ये आपने देखा था होयसल थे, होयसल, यहाँ पे होयसल थे। इसके ऊपर आपने यहाँ पे देखा था काकतीय वंश था, काकतीय, जो कि मतलब छोटा सा एक तरीके से कहेंगे देश था। और इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे जो उड़ीसा था उसको उस समय कलिंग कहा जाता था, कलिंग था। और इसके ऊपर आप देखेंगे बंगाल में तो पाल साम्राज्य था, पाल शासकों का था, पाल शासक यहाँ पे शासन कर रहे थे। और इसके ऊपर आपने देखा था चालुक्य है, चालुक्य।
और ये चालुक्य जो है ये कल्याणी के चालुक्य हैं, कल्याणी के चालुक्य। इसके पहले आपने देखा था यहाँ पे ये क्षेत्र मिला करके यहाँ पे जो चालुक्य थे वो वातापी के चालुक्य थे, जिनको ख़त्म करके राष्ट्रकूट आए थे। राष्ट्रकूटों को ख़त्म करके ऊपर के क्षेत्रों में कल्याणी के चालुक्य आ गए हैं। तो हम चोल साम्राज्य को देख रहे थे। ये जो साम्राज्य है काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य था और इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। यहाँ पे एक साम्राज्य और था जिसको गंग कहा जाता था, गंग या पश्चिमी गंग कहा जाता था। तो चोलों ने गंगों को भी हराया, इन्होंने चालुक्यों को भी हराया, इनसे भी बहुत सारा क्षेत्र छीना, गंगों को भी अपने अधीन कर लिया, काकतीय वंश के ऊपर आक्रमण किया, कलिंग पर अधिकार किया, पाल शासक जो थे इनके ऊपर भी अधिकार किया। खास करके जो राजेंद्र प्रथम थे, राजेंद्र प्रथम ने अपना गंगा अभियान किया था, यानी कि जो गंगा नदी आती है और इस तरह से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, तो इन्होंने गंगा अभियान किया था। इसे गंगा अभियान क्यों कहा गया है? तो ऐसा माना जाता है कि जो गंगा है वो पवित्र नदी थी और इन्हें राज्याभिषेक करना था और राज्याभिषेक के लिए इन्हें गंगा का जल चाहिए था और इस गंगा के जल को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इन सारे प्रदेशों को या देशों को जीतते हुए यहाँ तक पहुँचे थे और यहाँ से जल लेकर के वापस आए थे और राज्याभिषेक कराए थे। और इसी दरमियान इन्होंने इन सारे क्षेत्रों को जीत करके चोल साम्राज्य में मिला लिया था। तो आप देखेंगे चोल साम्राज्य जो है वो इस तरह से यहाँ तक विस्तृत हो चुका था। पांड्यों के भी क्षेत्र को इन्होंने जीता था, ऊपर के क्षेत्र को इन्होंने पांड्य का भी जीत लिया था, तो इनका साम्राज्य विस्तार यहाँ तक हो गया था। लगभग ये जो पूरा साम्राज्य है ये चोलों के अंदर आ गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब चोल साम्राज्य का है क्षेत्र, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे बच्चों, ये चोल साम्राज्य है। और इन्होंने इसके अलावा विदेशी जो देश थे दक्षिण पूर्वी उनको भी जीता था, नीचे के श्रीलंका और मालदीव को भी जीता था और उस पर भी अधिकार कर लिया था। यहाँ से जो मार्ग गुजरता था श्रीलंका और भारत के मध्य से और विदेश होते हुए चाइना चला जाता था, उस पर भी चोलों का अधिकार था। लेकिन बाद में चल करके क्या होता है, ये जो होयसल हैं ये चालुक्य को, चोल को और पांड्य को आपस में लड़ाते हैं ताकि ये कमज़ोर हो जाएं, जिसमें आप देखेंगे जो चोल हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और इनका पतन हो जाता है। लेकिन जो पांड्य हैं इनका पतन नहीं होता और ये धीरे धीरे करके होयसलों को भी हरा देते हैं और जो है चोल है इनका साम्राज्य भी अपने अधीन कर लेते हैं और ये जो राज्य बन जाता है ये पांड्यों का बन जाएगा। और ये जो पांड्य हैं इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करेंगे और इनका जो शासन होगा ये आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय में यहाँ पे आएंगे आक्रमण करने उनके सेनापति मलिक काफूर, और उसके ऊपर आप देखेंगे जो है गोलकुंडा का साम्राज्य आ जाएगा, हैदराबाद का साम्राज्य आ जाएगा, इधर दूसरे साम्राज्य आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें फिर विस्थापित हो जाएंगी और मध्यकाल में आते आते ये पांड्य साम्राज्य बहुत मजबूत हो जाएगा और जिसको हराएंगे मलिक काफूर जो कि सेनापति थे जो है अलाउद्दीन खिलजी के। तो यहाँ तक आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो हम आप लोगों के लिए बिल्कुल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू।